आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। देखिए, जब हम चंद्रयान 3 जैसी बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग सिर्फ जश्न मनाकर रुक जाते हैं। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स यानी AIAA उनके द्वारा चंद्रयान 3 को 2024 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। हाँ, गॉडार्ड अवार्ड ये तो बहुत प्रेस्टिजियस है। बिल्कुल। 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग हुई थी, वो सिर्फ एक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। मतलब ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी संसाधनों के उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम था। विशेष रूप से वहां जो स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटर्स हैं, जिन्हें परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स कहते हैं, उनमें वाटर आइस की खोज। अगर मैं इसे एक आम इंसान के नजरिए से देखूं तो चांद पर पानी मिलना इतना बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि भविष्य में अगर इंसानों को चांद पर बेस बनाना है या मंगल ग्रह तक जाना है, तो पृथ्वी से पानी ढोकर ले जाना तो आर्थिक रूप से असंभव ही है। सही बात है, बहुत भारी होता है पानी। हाँ, तो उस वाटर आइस को पिघलाकर सिर्फ पिया ही नहीं जाएगा, बल्कि उसे तोड़कर ऑक्सीजन और रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है ना? ये चांद को भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक तरह से गैस स्टेशन में बदल देता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ हमारी नजरें आसमान के तारों पर टिकी हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं तारों को अपनी जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों के संसार वन क्षेत्र में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है। यहाँ राज्य का पहला नक्षत्र उद्यान या कॉन्स्टलेशन गार्डन विकसित किया गया है। अरे वाह! हाँ, सिंगापुर में दुनिया का पहला ऐसा उद्यान बना था और अब ये कॉन्सेप्ट भारत में जमीनी स्तर पर लाया गया है। यहाँ तारों और ग्रहों के आकार को रिक्रिएट किया गया है। ये नक्षत्र उद्यान का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही आकर्षक लगा। मतलब खगोल विज्ञान अक्सर आम लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन यहाँ तारों और ग्रहों के पैटर्न को जमीन पर पेड़ों और पौधों के माध्यम से रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए यहाँ जो आहा मोमेंट था ना, वो ये है कि जहाँ हम भविष्य का विज्ञान स्थापित कर रहे हैं, उसी अभयारण्य की जमीन का जुड़ाव प्राचीन सरस्वती नदी मार्ग से है और उसी जगह पर एक 400 वर्ष पुराना मुगल कालीन कुआं भी मौजूद है, जो लाहौरी ईंटों से बनाया। हाँ, ऐतिहासिक लखौरी ईंटें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का खेत बचाओ अभियान इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ICAR जो 1929 में स्थापित हुआ था। जी हाँ, 1929। कृषि मंत्रालय के मार्गदर्शन में ये अभियान सीधे तौर पर मृदा स्वास्थ्य या सॉइल हेल्थ और सतत कृषि को लक्षित कर रहा है। 12,979 शिविरों के जरिए 7.17 लाख किसानों को जागरूक किया गया है। 7 लाख से ज्यादा किसान, ये बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ एक बात जो अक्सर छूट जाती है वो ये है कि ज्यादातर लोग मिट्टी को सिर्फ धूल या एक बेजान चीज मानते हैं। बिल्कुल, जबकि ऐसा है नहीं। वही तो, वास्तव में एक मुट्ठी स्वस्थ मिट्टी में धरती पर मौजूद इंसानों से ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। खेत बचाओ अभियान में किसानों को यही समझाया जा रहा है कि संतुलित उर्वरक का उपयोग क्यों जरूरी है। अगर मिट्टी की जैविक गतिविधि यानी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो मर गई, तो आप कितना भी रासायनिक खाद डाल लें, उपज नहीं बढ़ेगी। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। और मिट्टी के इस जीवित पारिस्थितिकी तंत्र का सीधा असर हमारी नदियों पर भी पड़ता है। जब खेतों से बहकर रसायनों वाला पानी नदियों में नहीं जाता, तो नदियां खुद ब खुद सांस लेने लगती हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हाल ही में वो बिहार वाला जो केस था। हाँ बिल्कुल, बिहार के विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य में जो WWF समर्थित है, वहां लगभग 2 दशक बाद इंडियन स्किमर नाम का एक बेहद दुर्लभ पक्षी वापस देखा गया है। 20 साल बाद। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इस पक्षी का वापस आना सिर्फ एक जीव की वापसी नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के लिए एक थर्मोमीटर की तरह काम कर रहा है, जो बता रहा है कि नदी का जो बुखार है वो अब उतर रहा है। ये थर्मोमीटर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। जीव विज्ञान की भाषा में इसे इंडिकेटर प्रजाति कहते हैं। इंडियन स्किमर एक विशेष नदी तट पक्षी है। इसकी शिकार करने की तकनीक बहुत अनूठी होती है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसका जबड़ा कुछ अलग होता है। जी, इसका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से लंबा होता है, जिसे एलोंगेटेड लोअर मैंडिबल कहते हैं। ये पानी की सतह के बिल्कुल ऊपर उड़ते हुए अपने निचले जबड़े को पानी में फेरता है, जिसे स्किमिंग कहते हैं। और ये तकनीक तभी काम करती है जब पानी बिल्कुल साफ हो और सतह के करीब पर्याप्त मछलियां हों। IUCN रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इसका 2 दशक बाद दिखना गंगा नदी के बेहतर होते स्वास्थ्य का एक बड़ा प्रमाण है। क्या बात है। और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर ने 17 करोड़ रुपए के बजट के साथ अरुणाचल कीवी मिशन लॉन्च किया है।
हम सभी जानते हैं कि कीवी विटामिन बी, सी, पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर होता है। हिमाचल, सिक्किम और मेघालय जैसे अन्य उत्पादक राज्यों में भी ये उगता है, लेकिन अरुणाचल में इसके लिए एक अलग मिशन क्यों? क्योंकि यहाँ फोकस सिर्फ कीवी उगाने पर नहीं है, बल्कि क्लस्टर आधारित खेती पर है। इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। जब किसान अलग अलग छोटे हिस्सों में खेती करते हैं ना, तो उन्हें बाजार तक माल पहुंचाने में बहुत लागत आती है। हाँ, लॉजिस्टिक्स महंगा पड़ता है। बिल्कुल। क्लस्टर खेती में एक पूरे इलाके के किसान एक साथ एक ही फसल उगाते हैं। इससे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना और उत्पादों को निर्यात करना बहुत आसान हो जाता है। ये सप्लाई चेन को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूर्वोत्तर से एक और उत्पाद हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, असम का गोल्डन सिल्क या मूगा सिल्क। कूटनीतिक मंचों पर इसका प्रभाव तब दिखा जब प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को असम का ये प्रसिद्ध मूगा सिल्क स्टोल उपहार में दिया। हाँ, मुगा सिल्क। इसकी चमक प्राकृतिक रूप से सुनहरी होती है ना? जी, मुगा सिल्क का उत्पादन भी एक बहुत ही नाजुक पारिस्थितिकी संतुलन पर निर्भर करता है। ये रेशम सोम और स्वालू नामक पेड़ों की पत्तियों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया है। इसमें कोई सिंथेटिक डाई इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, एकदम नेचुरल। बिल्कुल। अपनी इसी विशिष्टता के कारण इसे 2007 में जीआई टैग मिला था। असम की प्रसिद्ध मेखला चादर इसी से बनती है। तो ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था का सदियों पुराना मॉडल है। भारत के महापंजीयक कार्यालय यानी ORGI द्वारा जारी की गई ताज़ा SRS रिपोर्ट, मतलब नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024, वो तस्वीर में आती है। जी, ये प्रणाली 1970 से शुरू हुई थी। हाँ, तो ये हमें जनसांख्यिकीय बदलावों का सबसे सटीक डेटा देती है, और इसके जो नए आंकड़े आए हैं वे हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इन आंकड़ों में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR गिरकर 1.9 हो गई है। लगातार 5वें साल हमारी प्रजनन दर 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे बनी हुई है। जो लोग इस जनसांख्यिकी के गणित से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक आबादी को खुद को स्थिर रखने के लिए, मतलब न बढ़ने के लिए और न घटने के लिए, एक महिला को औसतन 2 बच्चों को जन्म देना होता है, जो आगे चलकर माता पिता की जगह लेंगे। सही बात है। और वो जो 0.1 का अतिरिक्त आंकड़ा है ना, वो उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश वयस्क होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब ये दर 1.9 पर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में देश में युवाओं की संख्या घटेगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। समाज का जो पिरामिड है वो उल्टा होने लगेगा। बिल्कुल। इस रिपोर्ट के अन्य पहलू भी हैं, जैसे क्रूड डेथ रेट CDR 6.4 दर्ज की गई है। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि शिशु मृत्यु दर यानी INR में सुधार हुआ है। वो कितनी हो गई है अब? ये प्रति 1000 जीवित जन्मों पर गिरकर 28 हो गई है। केरल जैसे राज्यों ने तो ये आंकड़ा मात्र 8 तक पहुंचा दिया है, जो कई विकसित देशों के बराबर है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, TFR का गिरना भविष्य की एक नई चुनौती की ओर इशारा करता है, एक बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी की देखभाल। और शायद यही कारण है कि सरकारी नीतियां अब सिर्फ बच्चों और युवाओं पर केंद्रित न रहकर वरिष्ठ नागरिकों की ओर मुड़ रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था, उसने 2 बहुत ही आधुनिक पहल शुरू की हैं, जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। जी। अगर मैं शतायु को देखूं तो ये एक रियल टाइम डैशबोर्ड है जो जेरियाट्रिक केयर गिवर्स यानी बुजुर्गों की देखभाल करने वालों का रियल टाइम डेटा देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने फोन पर कैब बुक करने के लिए देखते हैं कि आसपास कौन सी कैब खाली है। यहाँ तकनीक हमें बता रही है कि किस जिले में कौन सा प्रशिक्षित केयरगिवर उपलब्ध है। ये तकनीक का एक बहुत ही मानवीय उपयोग है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए जो जीवन ऐप है, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। इसका उद्देश्य सिर्फ मेडिकल मदद पहुंचाना नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेश और सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। जब परिवार छोटे हो रहे हैं और युवा काम के सिलसिले में दूर रह रहे हैं, तो ये डिजिटल नेटवर्क बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा बन रहा है। बिल्कुल। और डिजिटल नेटवर्क की बात हो और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरे देश में 100 करोड़ यानी 1 बिलियन स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार हो चुका है। हाँ, 1 बिलियन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने ये जो 14 अंकों वाली आभा ID बनाई है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसने मेडिकल फाइलों के भारी भरकम बोझ को लगभग खत्म कर दिया है। मरीज का पूरा इतिहास एक क्लिक पर उपलब्ध है।
इसमें उत्तर प्रदेश ने 15 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाकर पहला स्थान हासिल किया है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य के इस विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। और जब हम यूपी की बात कर रहे हैं तो ये देखना दिलचस्प है कि राज्य सिर्फ डिजिटल स्वास्थ्य में ही आगे नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी में भी ध्यान दे रहा है। अच्छा, वो रामसर साइट वाला अपडेट? हाँ, अलीगढ़ का शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत की 99वीं रामसर साइट बन गया है। ये विकास के साथ संरक्षण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल है। और अगर हम इन 15 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स के प्रबंधन को देखें तो ये एक बहुत बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और डेटा मैनेजमेंट का काम है, और यही दक्षता अब देश की रक्षा प्रणालियों में भी अपनाई जा रही है। भारतीय सेना, जिसका इतिहास 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होता है और जिसका आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है, उसने अपने सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए क्यू फोर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये क्यू फोर्स असल में एक क्रांति है। सेना का रसद प्रबंधन कोई आम डिलीवरी सिस्टम नहीं है। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जहां मौसम हर घंटे बदलता है, वहां सही समय पर सही हथियार, राशन या स्पेयर पार्ट्स पहुंचाना युद्ध या शांति का फैसला कर सकता है। ये एप्लीकेशन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री और सप्लाई चेन का डिजिटल रूप से प्रबंधन करता है। मैं तो इसे अमेज़न या ई कॉमर्स कंपनियों की सप्लाई चेन के एक एडवांस्ड और रफ एंड टफ वर्जन के रूप में देखती हूँ। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। जैसे ई कॉमर्स कंपनियां पल पल ट्रैक करती हैं कि पैकेज कहाँ है, वैसे ही क्यू फोर्स हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में सेना के लिए एक ऐसा एडवांस्ड लॉजिस्टिक तंत्र बना रहा है जहां कमांडर अपनी स्क्रीन पर देख सकता है कि कौन सी सप्लाई किस पहाड़ी मोर्चे पर पहुंच रही है। बिल्कुल। और इसी तरह की तकनीकी निर्भरता हम संचार में भी देख रहे हैं। सेना ने संभव नाम का एक स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल संचार नेटवर्क तैयार किया है और डीआरडीओ ने IRSAS 1.0 यानी रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विकसित किया है। ये सब तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम हैं। और हमारी रक्षा तैयारी केवल आंतरिक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मालदीव के बीच एक्वेरन और भारत मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति जैसे सैन्य अभ्यास भी हो रहे हैं। और वो नया युद्धपोत भी तो कमीशन हुआ है ना? दी नौसेना ने विशाखापत्तनम में आधुनिक युद्धपोत INS तारागिरी को कमीशन किया है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा विकसित हेलफायर मिसाइल जैसी वैश्विक प्रणालियों का उल्लेख भी हमारे रक्षा रणनीति के विकास का हिस्सा है। जब हम वैश्विक सूचकांकों या डोमेस्टिक रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ हमारी तकनीक आसमान छू रही है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 116वें स्थान पर है और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 91वें स्थान पर है। और यही इन आंकड़ों की वास्तविकता है। कुछ कड़वे और कुछ सकारात्मक आंकड़े। विकास का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है। रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी 16वीं रिपोर्ट हमें यही बताती है कि संसाधनों का दबाव बढ़ रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की 9वीं रैंक ये चेतावनी है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील क्षेत्र में हैं। सही बात है। हालांकि सकारात्मक पक्ष ये है कि QS एशिया रैंकिंग में IIT दिल्ली जैसी संस्थाएं शीर्ष पर बनी हुई हैं और नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जो राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर हम योजनाओं की बारीकियों को देखें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE का PM कुसुम 2.0 एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। बिल्कुल, ये बहुत ही इनोवेटिव है। ये सिर्फ किसानों को सोलर पंप बांटने की योजना नहीं है। इसके तहत ग्रिड से जुड़े पंप लगाए जाते हैं, यानी किसान दिन में अपने खेत की सिंचाई मुफ्त में करता है और जो अतिरिक्त बिजली बनती है उसे ग्रिड को बेचकर पैसा कमाता है। ये ऊर्जा उत्पादन का विकेंद्रीकरण है, एक बहुत अच्छा मॉडल है। इसी तरह जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर मिशन चलाया गया। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM शुरू किया ताकि हम मेडिकल और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले विशेष कपड़ों का उत्पादन देश में कर सकें। और संस्कृति मंत्रालय की ज्ञान भारतम पहल भी है जी, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रही है। राज्यों के स्तर पर भी काफी कुछ हो रहा है। हरियाणा में दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना चल रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं की निगरानी के लिए अनमोल योजना शुरू की है और केरल ने तो एक कदम आगे बढ़कर अपना AI पोर्टफोलियो बना लिया है। और कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए NCDEX ने रेन नाम का वेदर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जो बारिश के अनिश्चित पैटर्न से किसानों को सुरक्षा देगा। इन नवाचारों का जश्न मनाना भी उतना ही जरूरी है। भारत ने हाल ही में APO की 68वीं बैठक की मेजबानी की। रक्षा निर्माण में निबे लिमिटेड द्वारा स्वदेशी सूर्यास्त रॉकेट का विकास या कोलकाता में संघमित्रा पोत का लॉन्च। ई गवर्नेंस में हरियाणा ने श्रमिक मित्र ऐप शुरू किया है और महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार ही जीत लिया है। क्या बात है।
और इन प्रणालियों को चलाने वाले लोगों की उपलब्धियां भी तो कम नहीं है। विश्व युवा संसद के लिए स्तुति प्रधान का चुना जाना, ट्रोपिकियस को टाइलर पुरस्कार, मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान, गुंटूर निगम का जेंडर इक्वालिटी जीतना और सीडीएस जनरल अनिल चौहान की पुस्तक रेडी, रेलेवेंट एंड रिजर्जेंट का आना, ये सब बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने सचमुच एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ सफर करने के लिए शुक्रिया।